हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम वेरी क्विकली करने वाले हैं क्या, सुपर 30 क्वेश्चंस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए सुपर 30 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ये सुपर 30 क्वेश्चंस का बुकलेट आप क्या कर सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको ये क्या कर दिया जाएगा, आपको ये बिल्कुल व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेलीग्राम का आपको स्कैनर भी है, आप स्कैन करके टेलीग्राम से क्या कर सकते हो, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो। अलोंग विद दिस समरी बुक यहाँ पे अवेलेबल है, फुल क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जिससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो। और समरी बुक फॉर रिवीजन है, क्वेश्चन बैंक भी है और मेन बुक भी वहां पे अवेलेबल है। सो फटाफट करेंगे। अब मैं बता दूं, सुपर 30 क्वेश्चन में हर चैप्टर के टॉप क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे ही। ठीक है, रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आरटीपी एमटीपी में आए हुए हैं, तो फटाफट करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तो आपको करके ही जाना है, ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर के टॉप क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। सो फटाफट करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले देखो, चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बार बार बोला है, कौन सी स्टेट लेवीज क्या हुई है, सब्स्यूम हुई है जीएसटी में। लिस्ट एनी 4 स्टेट लेवीज विच आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। यू रिमेंबर द मेमोरी टेक्निक हमने क्लास में की थी। पीएस लव सब्स्यूम हुई है, वेयर पी स्टैंड्स फॉर परचेज टैक्स सब्स्यूम हुआ है, एस स्टैंड्स फॉर स्टेट सरचार्जेस एंड सेस, एल स्टैंड्स फॉर लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्ट्रा एंड वी स्टैंड्स फॉर वैट। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस क्या हुए, सब्स्यूम हो गए। जीएसटी आया तो कुछ टैक्सेस को जाना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से टैक्सेस सब्स्यूम करी, पीएस लव वाज द मेमोरी टेक्निक। ठीक है, फुल फॉर्म हमको याद रखना है। उसके बाद डिस्कस द लेवेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग, इन सब की लेवेबिलिटी आपको बतानी है अलग अलग तरीके से, कभी एमसीक्यू में आपसे पूछे जाते हैं, कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। सो क्या बात है, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अपने को पता है लेवी सेक्शन से ही बाहर रखा है अल्कोहल को। एल्कोहलिक लीकर कंजम्पशन, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता, पुराने टैक्सेस ही उस पे अभी तक लग रहे हैं। क्या लगते थे पुराने टैक्सेस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता था और उसके सेल पे वैट या सीएसटी लगता था। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल वैट, इन केस ऑफ इंट्रास्टेट सेल सीएसटी। ठीक है, तो बस वही बात लिख देनी है कि एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या है, इट इज आउटसाइड द रिलीम ऑफ जीएसटी, जीएसटी से बाहर है ये। इस पे क्या लगता है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है, इसके मैन्युफैक्चरिंग पे सेल पे लगता है क्या, सीएसटी और या वैट लगता है इन केस ऑफ इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट, जैसा भी बात है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पीएचएमए ने क्या आपसे पूछा है, पीएचएमए ने अपनी मेमोरी टेक्निक थी याद है, इन पे जीएसटी कब से लगेगा, फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। अभी जीएसटी में नहीं है बट बाद में जीएसटी में आएंगे। कौन, पीएचएमए ने। एक एक आइटम क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, यहाँ पे हाई स्पीड डीजल, यहाँ पे पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, इन सब में क्या बात है, जीएसटी अभी नहीं है, इट विल बी लेविड फ्रॉम अ नोटिफाइड डेट। कहाँ लिखा है, लेवी सेक्शन में ही लिखा था, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में। ठीक है, सो for these products they are not presently leviable to GST. GST will be levied from a notified date. Notified date, till such date what duty will be levied, in case of their manufacturing, central excise duty continues to be levied on manufacture production of petroleum, high speed diesel and all these, and in case of sale of the same, CST और VAT. in case of interstate sale CST लगेगा, in case of intrastate sale VAT लगेगा। ठीक है, टोबैको, टोबैको क्या है भाई, टोबैको जीएसटी में तो है, टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, अल्कोहल तो आउट ऑफ जीएसटी, टोबैको जीएसटी में तो है। इस पे कैसे लगता है आपको याद है क्या, टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है पर इसके सेल पे जीएसटी लगता है। ठीक है, सो वही लिख देना है। यूनियन गवर्नमेंट हैज रिटेन पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, इस पे सेंट्रल एक्साइज लगता है। However, tobacco is subjected to GST as well as central excise duty. On its sale GST लगता है, on its sale GST लगता है, so central excise duty and GST लगता है उसपे। Then ये drugs जो थे, इंडियन ओपियम, इंडियन हेम, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ये सब की क्या बात है, दे आर ऑल्सो विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी इन पे लगता है। पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पे रिटेन करके रखा है कि भाई हम इन पे एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, हम इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। सो इस पे दो चीजें लगती है, ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ऑन इट्स सेल जीएसटी। ठीक है, तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी लगता है ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक एंड ड्रग्स। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पूछा जाता है बार बार। अगेन 4 सेंट्रल लेवीज, पीएस लव क्या थी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट के कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए जीएसटी में। अब कौन सी बात कर रहे हैं हम, सेंट्रल लेवल पे कौन सी लेवीज है जो सब्स्यूम हुई जीएसटी में। व्हाट आर द 4 सेंट्रल लेवीज विच आर सब्स्यूम्ड इन जीएसटी, तो कोई भी चार लिख सकते हो। इसकी मेमोरी टेक्निक अपनी क्या थी, सीएस सीएस सीएस, आपको याद है क्या, where C stands for, first C stands for central excise duty, A stands for additional excise duty, then
C stands for Central Sales Tax. Then A stands for Additional Custom Duty, also known as CVD. Then C stands for Central Surcharges and Cess, and S stands for Service Tax. So ये 6 ड्यूटीज है जो कि क्या हुई भाई, एट द सेंट्रल लेवल सब्स्यूम हुई. ये चले गए तभी क्या हुआ, जीएसटी आया. ये जीएसटी में सब्स्यूम हो गए, तो ये सेंट्रल लेवल पे सब्स्यूम हुए. ठीक है, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, चैप्टर नंबर 1 के. चैप्टर 2 पे आएंगे. चैप्टर 2 में 2 सेक्शंस पढ़े थे. सेक्शन 7 सप्लाई, अनडाउटेडली वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 8 क्या था, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. एंड 3 शेड्यूल पढ़े थे, शेड्यूल 1, 2 एंड 3. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इसके. देखो, दमदम इलेक्ट्रिकल्स हैज सोल्ड फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर. रेफ्रिजरेटर बेचा, 18% का रेट है, 500 लीटर वाला रेफ्रिजरेटर है. स्टेबलाइजर बेचा, टैक्सेबल एट 12%. एलईडी टेलीविजन बेचा, टैक्सेबल एट 12%. स्प्लिट एसी बेचा, टैक्सेबल एट 28%. स्टेबलाइजर फॉर एसी बेचा एट 12%. दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस, एक ही इनवॉइस बनाई, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ द आइटम अबव सेपरेटली. प्राइस सबके अलग अलग बताए डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स ने. अकबर रिटेल हैज गिवन अ सिंगल चेक, क्या दिया, चेक दिया 1 लाख रुपए का, फॉर ऑल द आइटम्स एज कॉम्पोजिट डिस्काउंटेड प्राइसेस. सिंगल उन्होंने क्या दे दिया यहाँ पे भाई, यहाँ पे सिंगल चेक दिया है कितना, 1 लाख रुपए का यहाँ पे. ठीक है, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इन दिस केस. तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये इसकी आप क्या बता दो, यहाँ पे कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई है, और सेकेंड आपको क्या बता देना है कि यहाँ पे क्या टैक्स रेट लगेगा. तो भाई अपन ने कंसेप्ट पढ़े थे, क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, नहीं. क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, आर दे सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर, नो, नॉट एट ऑल. ठीक है, क्या ये यहाँ पे सिंगल प्राइस के लिए, नहीं, सिंगल चेक दिया है बट प्राइस सिंगल नहीं, तो ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है, तो ना ये कॉम्पोजिट सप्लाई ना ये मिक्स सप्लाई है. तो इस केस में क्या लगेगा, इंडिविजुअल जो रेट है वो लगेगा. अब हम जाके अगर किसी शॉप से ये सब सामान खरीदते हैं, उसने अपने को बिल एक ही दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कॉम्पोजिट सप्लाई हो गई या मिक्स सप्लाई हो गई. कॉम्पोजिट सप्लाई होने के लिए उसकी डेफिनेशन फुलफिल करनी पड़ती है. उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है भाई, नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, सप्लाइड इन कंजेशन विद ईच अदर होना चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो कॉम्पोजिट सप्लाई होता है. और कॉम्पोजिट सप्लाई होता है तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है. और अगर जो चीज कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है परंतु सिंगल प्राइस के लिए यहाँ पे दी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, वो मिक्स सप्लाई होती है, वो मिक्स सप्लाई होती है. ठीक है, सो इस केस में यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात हो रही है, ना कॉम्पोजिट सप्लाई है ना मिक्स सप्लाई है. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग रेट्स लगेंगे. ठीक है, तो कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई का भी हमारा फटाफट क्या हो गया, रिवाइज हो गया कंसेप्ट. मिक्स में क्या होता था, हाईएस्ट रेट लगता था. So देखो, in the given case, items supplied by Dum are not naturally bundled in the ordinary course of business. Therefore, such supply is not composite supply. Further, Akbar Retail has paid a composite discounted price for all these goods. Dum has not charged a single price for the said supply. Therefore, it is not a mixed supply. Single price नहीं charge किया है, तो mixed supply भी नहीं होगा. So, supply of these goods, therefore, individual items which are taxable at respective rates applicable to them. So, क्या हो जाएगा भाई, respective rates उसके क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे. ठीक है, ये बात हो गई हमारी, ये एक बात हुई, सेक्शन 8 का रिवीजन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7. क्या ये सप्लाई होगी, क्या ये एक्टिविटी सप्लाई होगी, सवाल ये आया. ठीक है, सेक्शन 7 का रिवीजन हो जाएगा फटाफट. क्या बात थी, मिस श्रीनिधि कौशिक हैज रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई. ठीक है, तो श्रीनिधि कौशिक को क्या मिला है, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस लिए. किससे लिए, रेचल ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लिए. इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर लिया क्या, अच्छा. द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विस इज $5,000. $5,000 उसने पे किए हैं. 7(1)(b) को याद करो, import of service for a consideration whether or not for the purpose of business is supply. पढ़ा था अपन ने, तो ये सप्लाई हो जाएगा. इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, इवन दो फॉर रेसिडेंस है, बट वहां पे ऐसा लिखा था यहाँ पे वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा. सो सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(b) में लेता है, इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन इवन इफ इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. सो दो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय श्रीनिधि इज नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एज इट इज फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंस, इट वुड अमाउंट टू सप्लाई. तो भी ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा. एज पर 7(1)(b) कंसिडरेशन है, बट वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस भी सप्लाई होता है. नेक्स्ट, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फॉर अ रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर वरुण रिसाइडिंग इन सिडनी wholly dependent on श्रीनिधि. सो श्रीनिधि ने इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज किसके लिए ली, घर के लिए ली.
किससे ली? भाई से ली। रिसाइडिंग इन सिडनी, होली डिपेंडेंट, उसके ऊपर होली डिपेंडेंट है। फर्दर श्रीनिधि डिड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द सर्विस, नो कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी है तो कहां आते हैं? शेड्यूल 1 में आते हैं क्या? शेड्यूल 1 पैरा 4 क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? सप्लाई, उसको सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इसने क्या किया है? यहाँ पे इसने इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज, एक एक चीजें देखेंगे। इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज लिए, क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है? यस। यहाँ पे फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन हुआ है क्या? देखो, अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन याद करो, उसमें क्या था? दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली के मेंबर्स होते हैं तो रिलेटेड पर्सन होते हैं। फिर फैमिली की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। फैमिली की डेफिनेशन में क्या था? ब्रदर सिस्टर्स, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे कब आपके यहाँ पे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कब होते हैं आपके रिलेटेड पर्सन? इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू, तो रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे क्या है? ब्रदर है। ब्रदर क्या है? रिलेटेड पर्सन है। यस, फैमिली की डेफिनेशन में आ रहा है बिकॉज ही इज होली डिपेंडेंट ऑन हर। सो वो क्या हो गया भाई? यहाँ पे वो फैमिली है, फैमिली है तो रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है तो यस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन तो है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन भी है, बट क्या फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है? नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस नहीं है। पैरा 4 शेड्यूल 1 के लिए सप्लाई होने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में क्या ये सप्लाई होगा? नहीं, ये सप्लाई नहीं होगा। तो देखो, यही सब अपने को समझाना है, एग्जामिनर को वो सब बताना है जो अपने को पता है। ठीक है, सो अपन क्या बता देंगे? सबसे पहले शेड्यूल 1 का रेफरेंस दे देना है, रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन का रेफरेंस देना है, फैमिली की डेफिनेशन का रेफरेंस देना है। ठीक है, सो देखो, शेड्यूल 1 स्टिपुलेट्स व्हाट? अपने को शेड्यूल 1 लिख देना है क्या? इंपोर्ट ऑफ सर्विस by a taxable person from a related person located outside India without consideration is treated as supply if it is provided in the course or furtherance of business. तो अपन ने क्या लिखा? पैरा 4 of schedule 1, पैरा 4 of schedule 1. Then person shall be deemed to be related if they are the members of same family. एक पॉइंट था रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में, क्या कि यू शुड बी मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, तो आप रिलेटेड हो जाते हो। फर्दर, फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ पर्सन। फैमिली में कौन कौन आता है? एक स्पाउस एंड चिल्ड्रन। सेकेंड, parents, grandparents, brothers, sisters, if they are wholly or mainly dependent on said person. parents, grandparents यहाँ पे या brothers या sister कब आते हैं? जब वो wholly या mainly dependent होते, नहीं तो नहीं आते, नहीं तो नहीं आते। ठीक है, so in this given case Srinidhi Kaushik has received interior services from the brother. In view of this, Srinidhi and her brother shall be considered as related. सबसे पहले related तो है, as Srinidhi brother is wholly dependent on her. However, Srinidhi has taken interior decoration for her residence and not in the course of furtherance of business. Business के लिए नहीं लिया है उसने. So service provided by Srinidhi's brother to her would not be treated as supply. इसीलिए उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। बट अपने को ये सब चीजें बतानी है। ठीक है, ये लीगल प्रोविजन सारे लिखने हैं अपने को, है एग्जामिनर को पता हो कि हमें पता है। ठीक है, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। Will your answer change if the above case Srinidhi has taken interior decoration service with regard to business premises not her residence? अगर बिजनेस के लिए लेती वो अपने भाई से ये सब सलाह तो फिर हो जाता भाई, तो सप्लाई हो जाता। क्यों? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो पैरा 4 शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई हो जाता। ठीक है, सो इन द अबव केस इफ Srinidhi has taken interior decoration service with regard to business premises, then service provided by Srinidhi brother to her would be treated as supply under section 7 read with schedule 1. तो वो सप्लाई हो जाएगा, तो वो सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देख लेना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आएंगे, Nesamani started his business activity in the month of February 24 in the state of Odisha. He provides the following details. ये सब डिटेल दिए, सबसे पहले नीचे आके पढ़ना है क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। What? Compute the aggregate turnover. Aggregate turnover निकालना है यहाँ नेसामनी का। And decide whether he is required to get registration under GST. उसको क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। Assume the अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है अमाउंट्स, ये समझ लो। सो बेसिकली रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, सो क्या है देखते रहे, अपन याद करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर बहुत बार एग्जाम में आता है। सो सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई, अपन साथ साथ में आंसर भी देखते जाएंगे। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का सप्लाई कर रहा है 4 लाख रुपए, क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर में आता है? बिल्कुल आता है। क्यों? पेट्रोल PHMN अपने आइटम जो है क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई किस में आती है? एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। क्या एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सो
यहाँ पे पेट्रोल जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में डेफिनेटली आती है। सो यहाँ पे पेट्रोल का अगर आप सप्लाई कर रहे हो, सो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ पेट्रोल बीइंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इज इंक्लूडेबल इन एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सो ये बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। तो यहाँ पे आप इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो किस चीज का, यहाँ पे गुड्स का, किसको, डिस्टिंक्ट पर्सन को। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू इट्स ब्रांच इंटरस्टेट। तो आप यहाँ पे जब भी एग्जेम्प्ट गुड्स भी भला ट्रांसफर करो अपनी ब्रांच को, एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं। तो डिस्टिंक्ट पर्सन को आप ट्रांसफर करते हो तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आता है, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आता है, तो बिल्कुल आएगा यहाँ पे। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय ब्रांच इन उत्तर प्रदेश इंट्रा स्टेट। यहाँ पे आपकी ब्रांच है, ठीक है, अभी बात हुई अपनी, जो भी यहाँ पे आपकी ब्रांच है, अगर एक पैन नंबर पे जितने अलग अलग जीएसटी नंबर है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो डेफिनेटली आता है। सो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश ब्रांच, यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके इसमें आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज में आपका, रिवर्स चार्ज में क्या है, आउटवर्ड सप्लाई है, सामने वाला टैक्स पे करने वाला रिवर्स चार्ज में, सो वो आता है। इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं आता और जीएसटी नहीं आता, पर आउटवर्ड सप्लाई विच इज लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, सामने वाला यहाँ पे टैक्स पे करने वाला है, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। सो आउटवर्ड सप्लाई of service taxable under reverse charge, it is includable in your aggregate turnover, and inward supply taxable under reverse charge, वो it is excludable from your aggregate turnover, so वो नहीं आएगा। so 17 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ है यहाँ पे। सर्विस सेक्टर का क्वेश्चन है, गुड्स प्लस सर्विस वाला है। यहाँ पे देखो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी दे रहा है जो कि टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज है। सो गुड्स प्लस सर्विस के लिए अपने को पता है वो 4 स्टेट एमएमटी डैश है, इनको छोड़ के बाकी सब स्टेट में 20 लाख की लिमिट है। क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 17 लाख का है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे इस टर्नओवर के हिसाब से तो नहीं है, बट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में एक पॉइंट था, याद है कि जिसका भी सप्लाईज में क्या होता है उसको टैक्स पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज, तो उसको फिर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है, तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा सेक्शन 24 के हिसाब से। देखो, फॉर अ सप्लायर एंगेज इन सर्विस फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम उड़ीसा उत्तर प्रदेश, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इज 20 lakhs. However, a person required to pay tax under reverse charge is compulsory required to take registration irrespective of its quantum of turnover. In the given case, NESA money is required to pay tax under reverse charge. It is required to obtain registration compulsory as per section 24 irrespective of its quantum of turnover. उसको registration लेना पड़ेगा। ठीक है, I hope it is clear. Next question. Wedding Bells is a wedding photographer commenced providing pre-wedding shoot in Jaipur from the beginning of current financial year 23-24. इसी साल क्या किया भाई उन्होंने, यहाँ पे वेडिंग प्री शूट का काम शुरू किया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। इट इज प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टर्नओवर फॉर वेरियस क्वार्टर टिल दिसंबर 23। इसी साल का आपको अलग अलग क्वार्टर्स का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिटेल्स दिया हुआ है। देखेंगे, अप्रैल टू जून क्वार्टर में 20 lakhs का टर्नओवर, जुलाई टू सितंबर में 30 lakhs का टर्नओवर, अक्टूबर टू दिसंबर में 40 lakhs का टर्नओवर। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वार्टर्स में अलग अलग टर्नओवर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। You may assume the applicable rate of GST is 18%. Applicable rate of GST 18%. ठीक है, Wedding Bell wishes to pay tax at a lower rate and wants to offer composition scheme. So Wedding Bells क्या बोल रहे हैं कि भाई हमको क्या करना है, लोअर रेट पे यहाँ पे टैक्स पे करना है और हमको क्या करना है, ऑप्ट करना है composition scheme। ठीक है, You are required to advise whether it can do so and calculate the amount of tax payable for each quarter. आपसे पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप बताओ कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है? तो अब देखो, बिल्कुल मिल सकती है। सर्विस सेक्टर वाला है, 10-2A वाली स्कीम ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, 10-2A वाली स्कीम कब मिलता है, अगर पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख तक है तो यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको, 10-2A की स्कीम मिल सकती है सर्विस सेक्टर में इस साल में। और आप क्या कर सकते हो, अप टू 50 lakhs टर्नओवर यहाँ पे कितना कर सकते हो आप, यहाँ पे अप टू 50 lakhs का एग्रीगेट टर्नओवर जब तक होता है हम तब तक के 6% डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब बात यह है कि पिछले साल तो टर्नओवर 0 था क्योंकि इस साल ही बिजनेस शुरू किया, तो 10-2A की स्कीम वेरी वेल मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, टैक्स कैसे लगेगा? सो टैक्स, अब जब अपन इस साल अप्रैल में हमने बिजनेस शुरू किया तो अभी तो हमारा टर्नओवर जब तक 20 लाख नहीं पहुंचेगा सर्विस सेक्टर वाले के लिए, जयपुर राजस्थान की बात करें तो क्या वो रजिस्ट्रेशन लेगा? नहीं, फर्स्ट 20 lakhs में तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेगा, तो टैक्स पे करने की तो बात ही नहीं आती। ठीक है, तो अप्रैल टू जून क्वार्टर में तो रजिस्ट्रेशन की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉरगेट कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इस टाइम पे तो ना वो रजिस्ट्रेशन लेगा ना कोई टैक्स पे करना है उसको।
ठीक है। फिर जुलाई टू सितंबर में क्या रजिस्ट्रेशन लेगा? बिल्कुल रजिस्ट्रेशन लेना है। 20 लाख से टर्नओवर एक्सीड हो गया तो रजिस्ट्रेशन लेना है। सो ये 30 लाख, जो 30 लाख है इस पे कितने पे डिस्चार्ज करेगा? 6% डिस्चार्ज करेगा। 3% CGST, 3% SGST, उसको डिस्चार्ज करना रहेगा। उसके बाद उसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 50 लाख हो गया क्या? 20 + 30, 20 + 30 50 लाख हो गया। तो जैसे ही 50 के आगे गए आप, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)A से बाहर आ गए। जब 10(2)A से बाहर आ गए तो नॉर्मल रेट लगेगा, मतलब ये 40 लाख पे 18% लगेगा, 18% लगेगा। तो सिंपल सी बात है, ये देखो अप्रैल टू जून क्वार्टर में क्या टर्नओवर है? 20 लाख का टर्नओवर है। क्या जीएसटी पे करना है? कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कुछ जीएसटी नहीं पे करना है। नेक्स्ट 30 लाख से टर्नओवर पे 6% पे करेगा, 1.8 लाख, 3% CGST, 3% SGST, एंड अक्टूबर टू दिसंबर में 18% है। यहाँ पे 40 लाख पे 18%, मतलब 7.2 लाख यहाँ पे वो पे करेगा। ठीक है, तो 10(2)A के अपने को प्रोविजंस लिख देना है कि 10(2)A स्कीम हमको कब मिलती है? जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कितना है हमारा? 50 लाख तक के का टर्नओवर है। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में हम क्या कर सकते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)A की यहाँ पे बिल्कुल ले सकते हैं। और उस केस में हमको टैक्स कैसे डिस्चार्ज करना होता है? 6% टैक्स हमको यहाँ पे डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिख देना है फर्स्ट 20 लाख पे तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टैक्स पे करने की बात ही नहीं आती। नेक्स्ट 30 लाख पे वो क्या कर सकता है? 3% + 3% डिस्चार्ज कर सकता है। एंड देन उसके बाद जैसे ही वो उससे आउट होता है तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से टैक्स डिस्चार्ज करना है। तो ये आपको सारे लीगल प्रोविजन जो 10(2)A के हैं वो यहाँ पे लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सो दिस इज अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। P Limited registered person provided the following information for the month of October 23. October 23 की ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। GST is payable on reverse charge for GTA सर्विस ये दिया हुआ है। Explain the meaning of aggregate turnover and compute the aggregate turnover for the month of October. Aggregate turnover की definition पूछ रहा है आपसे। देखो explain the meaning पूछ रहा है, मतलब आपको explain करना है aggregate turnover और compute करना है aggregate turnover. So aggregate turnover में क्या क्या आता है? फटाफट क्या definition थी? Very important, aggregate turnover का computation एग्जाम में आते ही रहता है। So aggregate टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ व्हाट? टैक्सेबल सप्लाई आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई आता है, एक्सपोर्ट्स आता है, गुड्स के, सर्विसेज के, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। बट इसमें क्या नहीं आता? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। यहाँ पे सेस आएगा, सेस नहीं आता। और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज नहीं आता। वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज वो आता है। तो ये क्या थी? एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पैन नंबर। एग्रीगेट टर्नओवर हम कैसे कंप्यूट करते हैं? टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ठीक है, इंडिया में 10 यूनिट्स हैं आपके, तो सबका मिला करके एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है। बट जीएसटी नहीं आता उसमें, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम नहीं आता। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा क्या? 8 लाख रुपए बिल्कुल आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। हमने देखा इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई आएगा। ठीक है, डायरेक्टली अपन आंसर पे ही देखते हैं। इंट्रास्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाई आएगा क्या? यस, एग्जेम्प्ट सप्लाई इज इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, हमने अभी अभी देखा। टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स 20 लाख का, यस एक्सपोर्ट्स आता है एग्रीगेट टर्नओवर में। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी नहीं, जीएसटी नहीं आता। जीएसटी एग्रीगेट टर्नओवर में कंप्यूटेशन से एक्सक्लूड करना नहीं आता, तो उसको नहीं लेंगे अपन, नील नील। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट आता है, यस। जीएसटी नहीं आता भाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं आता। दूसरे टैक्सेस जैसे कि कस्टम ड्यूटी वो बिल्कुल आएगा आपके एग्रीगेट टर्नओवर में। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज फॉर जीटीए सर्विस। सो यस, यहाँ पे पेमेंट मेड अंडर रिवर्स चार्ज फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, सो इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज आता है क्या एग्रीगेट टर्नओवर में? बिल्कुल नहीं आता, तो ये नहीं आएगा। सो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 32,40,000 हो गया, 32,40,000 हो गया। ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है बट अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर जफर ऑफ असम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एग्रीगेट turnover for the purpose of eligibility of composition scheme and determine whether he is eligible for composition scheme or not। हमारे देखी हुई है composition scheme की eligibility किस पे डिपेंड करती है? एग्रीगेट टर्नओवर में। 10(1) की स्कीम में जाना है तो देखना पड़ता है क्या क्या पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक था, तो composition scheme ले सकते हो। या वो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में वहां पे कितना था? 75 लाख था, तो composition scheme ले सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन से स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है, देखेंगे हम यहाँ पे। असम की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आउट ऑफ द अबव 10 lakhs वाज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो सबसे पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करके बताते हैं इनको। सो 50 lakhs का
ये जो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा क्या? यस, ये सब कुछ इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, आउटवर्ड सप्लाई सब कुछ आता है एग्रीगेट टर्नओवर में। एग्जाम सप्लाई 30 lakhs रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस। सो इंटरेस्ट एंड लोन एडवांसेस हमने पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में दिया होता है सेक्शन 10 में। इंटरेस्ट जो भी एग्जाम इंटरेस्ट होता है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस, उसको एक्सक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर से फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर से उसको एक्सक्लूड करना है, तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई is includable in aggregate turnover. However, value of exempt supply by way of deposit, loans and advances in so far as consideration is represented by way of interest or discount, though exempt is not included in aggregate turnover, तो आप उसको exclude करोगे। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच इज लायबल टू पे टैक्स एंड रिवर्स चार्ज, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में वो नहीं आता है, हमारी बात अभी अभी हुई। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स बिल्कुल एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। सो एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ पे कितना हो गया इनका? 1.5 CR आ गया, 1.5 CR आ गया। सो असम में लिमिट किया 1. यहाँ पे सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर कितना आ गया? 95 lakhs आ गया, 95 lakhs आ गया। असम में लिमिट कितनी है? 1.5 CR की है। सो बिल्कुल ये कॉम्पोजिशन स्कीम में जा सकते थे क्या? यस, जा सकते हैं ये कॉम्पोजिशन स्कीम में। पर यहाँ पे इन्होंने पहले पिछले साल में तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो ये टर्नओवर है, जो पिछले साल का टर्नओवर दिया हुआ है आपको 22-23 की इंफॉर्मेशन दी हुई है, 23-24 का कंप्यूटेशन करना है। इन्होंने इंटरस्टेट सप्लाई की है, इंटरस्टेट सप्लाई की है 22-23 में, 22-23 में। तो अगर इनको डेफिनेटली कॉम्पोजिशन स्कीम मिल सकती है, बट इस साल में उनको इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 10-2 की एक कंडीशन है कि उसने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना। सो एग्रीगेट टर्नओवर के हिसाब से तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में बिल्कुल जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ही डज नॉट डू व्हाट इंटरस्टेट सप्लाई इन द करंट ईयर। देखो, a registered person in Assam is eligible to offer composition scheme if his aggregate turnover does not exceed 1.5 CR in the preceding year, provided he is not engaged in interstate outward supply of goods. Therefore, in the given case, assuming that he is not engaged in interstate outward supply of the goods in the current year, ये साल लिख देंगे हम, Mr. Zafar is eligible for composition scheme in 23-24 since his aggregate turnover does not exceed 1.5 CR in 22-23. So ये 19-20 नहीं, यहाँ पे करेक्शन कर लो, 23-24 इस करंट ईयर में उसने नहीं करना चाहिए इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये देखो क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, आरटीपी एमटीपीज में। प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। मिस्टर शेरू इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेसिडेंट ऑफ पुणे, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिडेंट ऑफ पुणे के। हायर्स द सर्विस ऑफ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को वो यहाँ पे हायर करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग द न्यू लॉन्च इन बैंगलोर कर्नाटका। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की बात है। उस केस में आपसे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एक कंपनी को, मिस्टर शेरू है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का काम दिया है। किसको दिया है? क्लास लिमिटेड को दिया है। क्लास लिमिटेड क्या है? एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। कहाँ पे है? बैंगलोर में है। सो आपसे क्या पूछ रहा है? पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लास लिमिटेड। सो अपन ने सेक्शन 12 पढ़ा था। सेक्शन 12 किसका? आईजीएसटी एक्ट का। आईजीएसटी एक्ट का प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस बताता था। सो सर्विस बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, location where the event is actually held, but if the event is held outside India, place of supply location of recipient होती है। in the given case शेरू is an unregistered person and event is held in India, तो place of supply is location where the event is held। event कहाँ पे held हुआ है? यहाँ पे बैंगलोर में, बैंगलोर ने। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इररिलेवेंट इन दिस केस। सो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कब होगी? जब इवेंट बैंगलोर में हेल्ड हो रहा है, जब इवेंट बैंगलोर में हेल्ड हो रहा है यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है बैंगलोर में हेल्ड हुआ है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, तो जहाँ पे इवेंट हेल्ड होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? बैंगलोर हो जाएगी, बैंगलोर हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बैंकॉक? बट अगर बैंकॉक में होता है आपका प्रोजेक्ट लॉन्च तो उस केस में क्या होगा? सो हमने देखा अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई एलओआर होता है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होता है। So if the product launch takes place outside India, the place of supply would be location of recipient that is Pune, Maharashtra. Would your answer be different if your Sheru is a registered person and product launch takes place in Bangalore or Bangkok? अगर शेरू रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर शेरू रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट इज प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। याद है क्या अपन ने की मेमोरी टेक्निक? T3OI BP केसेस, T3OI में क्या था? ओ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट। सो T3OI BP केसेस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को होते हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन होता है ऑलवेज, कहीं भी हो इवेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन होता है शेरू तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है? यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हो जाता है। दस इफ शेरू इज रजिस्टर्ड
देन इन बोथ द केसेस, मतलब कि प्रोडक्ट लॉन्च बैंगलोर में हो चाहे बैंकॉक में हो, दोनों भी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में अपनी बात हुई थी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही हमेशा क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो फिर देखना होता है कि आपका यहाँ पे इवेंट कहाँ पे हो रहा है। अगर इवेंट आपका इंडिया में है, इवेंट आपका इंडिया में है तो जहां पे इवेंट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बट अगर इवेंट आपका आउटसाइड इंडिया है तो फिर एलओआर, ठीक है। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी आती है। रजिस्टर्ड पर्सन के केस में तो इवेंट कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। बट अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में इवेंट इंडिया में है तो जहां इवेंट है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बहुत बार ये एग्जाम में आरटीपी एमटीपी में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, देखो क्या बात है। म्यूजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय दिनेश नानी फेमस क्लासिकल सिंगर विशेस टू ऑर्गेनाइज अ नितेश दानी म्यूजिक कंसर्ट इन गुरुग्राम हरियाणा। तो म्यूजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड को भाई एक ऑर्गेनाइज करना है क्या, कंसर्ट, कहां पे, गुरुग्राम हरियाणा में। म्यूजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया। एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, म्यूजिकेरा ने सुप्रिया के साथ में, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कंसर्ट एट एन अग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए में कंसर्ट यहाँ पे रखेंगे, उसके लिए 10 लाख रुपए का फाइनल प्राइस इनका फाइनल हुआ। किस किस के बीच में, म्यूजिकेरा के बीच में और सुप्रिया के बीच में। एक तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। क्या है ये देखो, आंसर भी देखते जाते हैं, अपने पास टाइम बहुत नहीं है अभी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सुप्रिया टू म्यूजिकेरा बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिक कंसर्ट, एक ये बात हो गई। सेकेंड, सुप्रिया बुक्स द लॉन ऑफ होटल दमदम गुरुग्राम फॉर होल्डिंग म्यूजिक कंसर्ट फॉर लंप सम कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। अब कहीं पे तो होगा भाई, ये जो हो रहा है कंसर्ट कहाँ पे होगा, तो होटल दमदम बुक किया 4 लाख रुपए में। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल दमदम टू सुप्रिया बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन होटल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द म्यूजिकल कंसर्ट। म्यूजिकल कंसर्ट कहाँ पे होगा, होटल दमदम गुरुग्राम। बुक किया किसने, सुप्रिया ने यहाँ पे बुक किया। म्यूजिकाना फिक्सेस द एंट्री फी ऑफ म्यूजिक कंसर्ट एट 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए की एंट्री फीस रखी है इन्होंने, ठीक है। सो ऑडियंस को ये जो सर्विस दे रही है, कौन दे रही है, यहाँ पे देखो म्यूजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड। सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय म्यूजिकेरा प्राइवेट लिमिटेड फॉर ऑडियंस फॉर एडमिशन टू द म्यूजिक कंसर्ट। तो म्यूजिकेरा ने किसको, सुप्रिया को रखा 10 लाख रुपए में कि भाई यहाँ पे क्या करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। उन्होंने 4 लाख रुपए का होटल बुक किया और यहाँ पे म्यूजिकेरा ने ऑडियंस को टिकट बेची है 5-5 हजार रुपए में। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि 400 टिकट बिकी है भाई यहाँ की, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन क्या सीजीएसटी पेएबल है इस केस में, ठीक है। और यहाँ पे विल योर आंसर भी डिफरेंट इफ द प्राइस इज 450, वो बाद में देखेंगे। एंड रेट ऑफ जीएसटी 9% एंड टोटल आईजीएसटी रेट 18% दिया हुआ है, ठीक है। सो एक एक चीजें देखते हैं, यहाँ पे तीन ही चीजें, तीन ही सर्विसेज है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट सर्विस, यहाँ पे सर्विस म्यूजिकेरा दे रहा है ऑडियंस को बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजिक कंसर्ट, एडमिशन टू म्यूजिक कंसर्ट, ठीक है। सो उसकी बात करेंगे सबसे पहले, service by Musiceira to audience by way of admission to the music concert. So, as per the provision of section 12, the place of supply of service provided by way of admission to an event shall be the place where event is actually held. ठीक है, तो place of supply क्या होता है, जहां पे event की बात करते हैं, admission to event की बात कर रहे हैं। admission to event में जहां पे event actually held हुआ है। the place of supply of service by way of Musiceira private limited, organization of event की बात नहीं हो रही, admission of event की बात हो रही है। So the service by Musiceira to audience by way of admission to the music concert is the location of hotel Dum Dum Gurugram Haryana. So क्या हो जाएगा, place of supply हो जाएगा जहाँ पे event है, event कहाँ हो रहा है, होटल डमडम में, तो place of supply क्या हो जाएगा, होटल डमडम हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा। सिंस द लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है यहाँ पे भाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर की हम बात करेंगे तो ये देखो लुधियाना में है, म्यूजिकेरा कहाँ पे, लुधियाना में, म्यूजिकेरा ही दे रहा है ना एडमिशन टू इवेंट। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर लुधियाना पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई गुरुग्राम हरियाणा, दे आर डिफरेंट स्टेट, सो आईजीएसटी विल बी लेविएबल। व्हाट विल बी द वैल्यू, 400 टिकट बिकी, 5,000 रुपए की एक टिकट, ठीक है। सो 20 लाख का कंसिडरेशन है, आईजीएसटी 18% लग जाएगा उस पर, 3,60,000, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे हम सर्विस की बात करेंगे, यहाँ बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, अपन ने अभी अभी चार्ट देखा, ठीक है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ पर्सन होता है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस सप्लाइड बाय सुप्रिया टू म्यूजिकेरा, द लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है भाई, यहाँ पे सुप्रिया का लोकेशन क्या है आपका, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लायर लुधियाना, लुधियाना क्यों हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, आप समझ गए, म्यूजिकेरा का लोकेशन। दे आर इन डिफरेंट स्टेट, सो आईजीएसटी लगेगा 10 लाख पे, आईजीएसटी 1
1,80,000 लग जाएगा। थर्ड सर्विस किसकी बात हो रही है? सर्विस बाय होटल डमडम टू सुप्रिया, होटल डमडम जो सुप्रिया को दे रहे हैं। सो हमारी बात हुई है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। सो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? यहाँ पे गुरुग्राम ही होगा होटल दमदम का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुरुग्राम होगा होटल दमदम का लोकेशन। दे आर इन द सेम स्टेट, तो 4 लाख पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी, 4 लाख पे 9% कम्स 36,000 सीजीएसटी 36,000 एसजीएसटी। बट अगर प्राइस एंट्री टिकट का क्या रखते हैं? 420 रखते हैं। सो इफ द प्राइस ऑफ द एंट्री टिकट इज 450 देन आंसर विल चेंज एज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजिक कंसर्न as mentioned in point above, there will be no GST liability if the consideration is 450 as the interstate सर्विस बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू म्यूजिकल परफॉर्मेंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो अगर यहाँ पे टिकट 450 रुपए की होती तो यहाँ पे क्या हो जाती है भाई? एग्जेम्प्ट हो जाती। राइट टू एडमिशन का हमने पढ़ा था 500 रुपए तक की टिकट एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाता। इफ द कंसिडरेशन टू राइट टू इवेंट इज नॉट मोर देन 500 पर पर्सन देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। हाउएवर देयर विल नो चेंज इन पॉइंट 2 and 3, 2 और 3 पॉइंट पे कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जेम्पशन चैप्टर का है। Sungoro Private Limited, registered taxable person having gross receipt of 50 lakhs in the previous financial year. Gross receipt पिछले साल की कितनी है? 50 लाख रुपए की, पिछले साल की preceding financial year की gross receipt 50 लाख की in the previous financial year. Provides the following information for the month of July 23. जुलाई की ये सारी information दी। Calculate the value of taxable supply and amount of GST payable. आपसे पूछ रहा है value of, यहाँ पे taxable supply बताना है आपको, amount of GST payable आपको बताना है। First, रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल, 2,40,000 रुपए यहाँ पे क्या हो रहा है? बोर्डिंग स्कूल से आ रहा है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अपने एसएफएस को, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को अगर कोई भी सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे और उससे जो भी पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट होता है जीएसटी से, सो निल, जीएसटी नहीं लगेगा, निल, इट इज एग्जेम्प्ट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू एसएफएस स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ इज एग्जेम्प्ट। सेकेंड, फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू। सो ये हमने कहीं भी नहीं देखा कि एग्जेम्पशन में है, ठीक है, हमने कहीं भी नहीं देखा। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर कैंपस इंटरव्यू, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। देन एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री। लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमने देखा था वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही नहीं आता और उस केस में उस पे वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं है। सो एजुकेशन फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री एंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन सर्विस for obtaining qualification recognized by foreign country does not qualify as education institute। वो educational institute की definition में ही नहीं आता, ठीक है, इंडियन लॉ वाले आते हैं खाली। 10 सेट सर्विसेज आर नॉट एग्जाम, वो एग्जाम नहीं है तो टैक्सेबल हो जाएगा भाई 3,10,000 रुपए। रेंटिंग ऑफ फर्निश फ्लैट फॉर टेम्परेरी स्टे टू डिफरेंट पर्सन। So renting of flat and renting of flats for temporary stay to different person, rent per day is less than 1,000 rupees। सो ये पहले एग्जेम्पशन में हुआ करता था, अब उसको एग्जेम्पशन से हटा दिया है, सो ये टैक्सेबल है। 1,000 वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई लिमिट नहीं है। सो रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट फॉर टेम्परेरी स्टे फॉर डिफरेंट पर्सन, ये कहीं भी एग्जाम नहीं है, सो ये टैक्सेबल हो जाएगा। पहले एग्जाम हुआ करता था, देखो जो होटल इन वगैरह में आप अगर रेंट पे जा रहे हो और वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1,000 रुपीज होता था तो वो एग्जेम्पशन में था। नाउ इट इज रिमूव फ्रॉम एग्जेम्पशन, सो इट इज नॉट टैक्सेबल। सो आपको क्लियरली लिखना है इट इज नॉट एग्जेम्प्ट एंड इट इज टैक्सेबल। Then conducting modular employable skill course approved by NCVT, SCVT के जो कोर्सेज होते हैं वो NCVT और SCVT के कोर्सेज किस में आते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं तो ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो कंडक्टिंग मॉड्यूलर स्किलेबल कोर्स एंड इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग मॉड्यूलर स्किल कोर्स क्वालिफाइज एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू एसएफएस स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ एग्जेम्प्ट होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। पहले देखना है आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं कि नहीं, अगर आते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी सर्विस दे अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को वो एग्जेम्प्ट होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या आता है? प्री स्कूल आता है, हायर सेकेंडरी स्कूल आता है, एनसीवीटी एससीवीटी के कोर्सेज आते हैं, क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, इंडियन लॉ वाले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग प्राइवेट ट्यूशंस 3 लाख रुपीज। प्राइवेट ट्यूशंस एग्जाम नहीं है बॉस, प्राइवेट ट्यूशंस एग्जाम नहीं है, वो कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होती है, तो इट इज नॉट एग्जाम, सो इट इज टैक्सेबल। 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। रनिंग मार्शल आर्ट एकेडमी फॉर यंग चिल्ड्रन, मार्शल आर्ट एकेडमी यंग चिल्ड्रन के लिए जो है वो भी एग्जाम नहीं है, सो एग्जाम नहीं है तो ऑब्वियसली हमने कहीं भी नहीं देखा वो एग्जामेशन में है तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल हो जाएगा। करियर काउंसलिंग सेशन दे रहे हैं वो भी कहीं एग्जाम नहीं होता भाई, अंडर जीएसटी लॉ वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो 11,20,000 इज द टैक्सेबल वैल्यू,
18% उस पर जीएसटी आ जाएगा. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. एग्जामिन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स. टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे. एंड डिटरमाइन द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अंडर ईच ऑफ द केस एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट. एज पर द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट. ठीक है. सो यहाँ पे सबसे पहले साखा एंटरप्राइज कोलकाता एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइज सूरत फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 31 अक्टूबर. 31 अक्टूबर को ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए कि गुड्स सप्लाई करेंगे. गुड्स वे रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री ऑन 11 अक्टूबर. गुड्स कब रिमूव हुए? 11 अक्टूबर को. 11 अक्टूबर को. गुड्स के केस में इनवॉइस इशू कब करते हैं? अगर गुड्स का रिमूवल है तो ऑन और बिफोर द रिमूवल आपको क्या करना है? इनवॉइस इशू करना होता है. तो इनवॉइस का टाइम क्या है? 11 अक्टूबर. यहाँ पे ऑन और बिफोर 11 अक्टूबर. As per the agreement, goods to be delivered by 31st October. Suraj Enterprises received the goods on 14 October. तो ये सब relevant डेटा दिया हुआ है, फालतू की बातें. याद है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई में सेक्शन 12(2) के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होता है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोलता है बेटा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है. तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? 11 अक्टूबर. तो बस यही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पे. ठीक है. देखो, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल इशू टैक्स इनवॉइस बिफोर ऑन और बिफोर टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स टू द रेसिपिएंट वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. Therefore, in the case given case invoice has to be issued on or before 11th October. ठीक है. सो यहाँ पे 11th अक्टूबर तक के ही इशू कर देनी है. आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? खाली टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस पूछा है. ठीक है. ओके. टाइम ऑफ सप्लाई पूछता तो टाइम ऑफ सप्लाई भी इसका 11 अक्टूबर ही हो जाता. ठीक है. Trust and Fund, an event management company, has provided services for an event Kapoor Film Agencies Mumbai on 5th June. 5th June को इन्होंने क्या करी है यहाँ पे सर्विसेज दी. पेमेंट वॉज मेड ऑन 19 जून. पेमेंट 19 जून को आया है यहाँ पे. ठीक है. सो इस केस में इन्होंने इवेंट की सर्विसेज कब दे दी? आपको 5 जून को दे दी. 5 जून के बाद कितने दिन के अंदर अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर 5 जुलाई तक के क्या कर देना चाहिए था? इनवॉइस इशू कर देना चाहिए. इनवॉइस इशू कर देना चाहिए यहाँ पे. सो वही बात लिखनी है. रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इंश्योर बैंकिंग कंपनी सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस शैल इशू टैक्स इनवॉइस ऑन और बिफोर व्हाट? On or before or after the provision of service but within a period of 30 days from the date of supply of service, then invoice has to be issued by of 5th June on or before 5th of July. उसको यहाँ पे इनवॉइस इशू कर देनी है. अब इनवॉइस उसने 7 जुलाई को इशू कर दी तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इफ द इनवॉइस इज इशूड ऑन टाइम देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो रिसीट ऑफ पेमेंट कब हो गया? 19 जून को. तो 19 जून को ही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13. ठीक है. वैल्यू का क्वेश्चन देखेंगे फटाफट. वैल्यू के क्वेश्चन बहुत रेगुलरली एग्जाम में आते हैं. आईटीसी के क्वेश्चन बहुत रेगुलरली एग्जाम में आते हैं. सो वैल्यू में क्या बात है देखेंगे. ब्लू स्टोन प्राइवेट लिमिटेड ब्लू स्टोन लिमिटेड दिल्ली a registered supplier is manufacturing taxable goods. It provides following in taxable interstate supply made by during the month of March. तो मार्च की ये सारी डिटेल्स दी हुई है. लास्ट में क्या कंप्लीट करने बोल रहा है? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय ब्लू स्टोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च. रेट ऑफ जीएसटी आपको 18% दिया गया हुआ है. ओके. लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स. गुड्स कितने के? आपके 12 लाख रुपए के गुड्स है भाई. लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 12 लाख रुपए. सेकेंड एडजस्टमेंट. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सप्लाई इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1. भाई सप्लाई अपनी सब्सिडी की बात हुई है क्या? इंक्लूड होती है क्या वैल्यू में? हाँ. पर वो क्या था? 15(2)(e) का पॉइंट हमने पढ़ा था. सब्सिडीज अदर देन सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज को प्राइस में इंक्लूड नहीं किया जाता है. प्राइस में इंक्लूड किया नहीं जाता है. इन्होंने ऑलरेडी उसका एक्सक्लूसिव रिलेटेड टू सप्लाई गुड्स इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1 मतलब सीरियल नंबर 1 ये 12 लाख अराइव करने के लिए उसका इफेक्ट ऑलरेडी ले लिया है. मतलब उसका डिडक्शन ऑलरेडी ले लिया होगा. ठीक है. तो उसको इंक्लूड भी नहीं करना है. क्यों? क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट की है. गवर्नमेंट की सब्सिडी को इंक्लूड नहीं करना है. सो सब्सिडी अमाउंटिंग टू 1,75,000 रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. सिंस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट द सेम इज नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू. तो उसको वैल्यू में आप इंक्लूड नहीं करोगे एज पर 15(2)(e. उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ. अब सब्सिडी आपको किससे मिली है? एनजीओ से. सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एनजीओ फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू एन ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 150,000. सो भाई अगर यहाँ पे अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी है, सब्सिडी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस है तो उसको इंक्लूड करते हैं वैल्यू में. तो उसको ऑलरेडी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा. सिंस द सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडी डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई द सेम इज इंक्लूडेबल इन वैल्यू. तो उसको आप ऐड कर दोगे. उसके बाद टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी. यस 15(2)(a) क्या बोलता है कि भाई जो भी टैक्सेस वगैरह है टैक्सेस है उसको आपको ऐड करना है अदर देन जीएसटी. सो टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड होगा इंक्लूडेबल इन वैल्यू एज पर 15(2)(a).
देन पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होते हैं क्या? बिल्कुल इंक्लूड होते हैं। दीज आर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। 15(2)(c) बोलता है ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपको ऐड करने हैं वैल्यू में। सो बीइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस द सेम आर इंक्लूडेबल इन वैल्यू एज पर 15(2)(c). 15,000 ऐड हो जाएगा। उसके बाद में ठीक है, सो ये ऐड हो जाएगा 15,000। उसके बाद लेट फीस बाय द रिसिपिएंट of supply for delay payment in consideration. Recipient has agreed to pay 6,000 in lump sum and no additional amount is payable by him. So late fees जो भी recipient को pay करना है, it is includable in value as per 15(2)(d). हमने पढ़ा है 15(2)(d) में interest late fee penalty for delay payment in consideration, इसको add करते हैं value में। So amount of interest is received lump sum तो अपन मान लेंगे inclusive of GST 6,000 divided by 118 into 100 करोगे तो exclusive of GST आ जाएगा और ये आ गई वैल्यू, ये आ गई वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनडाउटेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटीसी का क्वेश्चन है, आईटीसी प्लस वैल्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आईटीसी प्लस वैल्यू प्लस पेमेंट ऑफ टैक्स के कंसेप्ट मिला करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है, ठीक है। सो देखेंगे, चिल लिमिटेड दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हैज मेड अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। इट हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर ईच मशीनरी सप्लाइड। हर एक मशीनरी की डिटेल दी है 1 to 5। एडिशनल डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद ये देखो नीचे क्या दी, कंपनी इज प्रोवाइडिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू परचेज मेड, परचेज साइड वाली डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, मतलब ऑब्वियसली आईटीसी से रिलेटेड। एंड कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश, आपसे नेट जीएसटी पेबल इन कैश बोल रहे हैं, ठीक है। सो ये मशीन जो सप्लाई की आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हो गई, आईटीसी की डिटेल है, नेट जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है अपने को। देखते हैं, चलो सबसे पहले मशीन का वैल्यू निकालते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी 10 लाख दिया हुआ है, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी 10 लाख। उसके बाद सब्सिडी आई है, किधर से? सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। भैया गवर्नमेंट से जो सब्सिडी आती है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू गवर्नमेंट स्कूल एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू मशीनरी इंक्लूडेड इन सीरियल नंबर 1। सो ये 2,10,000 रुपए जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उस पर 10 लाख पे इफेक्ट लिया हुआ है, उसको सब्सिडी को इंक्लूड करते हैं, बट अदर देन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी को नहीं लेंगे। देन सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ, सेम ही बात है, फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी टू ओल्ड एज होम एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई इंक्लूडेड इन 1 अबव। सो 2 लाख रुपए की जो सब्सिडी है आपको कहाँ से आई है? एनजीओ से आई है। सिंस द सब्सिडी इज नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी एंड डायरेक्टली लिंक टू सप्लाई, इट इज इंक्लूडेबल इन वैल्यू। देन टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, पैकिंग चार्जेस, ये सब क्या हो जाएगा? ऐड होंगे क्या वैल्यू में? यस, हमने अभी अभी बात की 15(2)(a) के हिसाब से टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, 15(2)(c) के हिसाब से पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। 15,75,000 हमारी वैल्यू ऑफ मशीन आ गई। द लिस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज आफ्टर कंसिडरिंग 2 सब्सिडीज आवर द अदर चार्जेस चार्ज टू कस्टमर ओवर एंड अबव द लिस्ट प्राइस। अपन ने ठीक है ले लिया उसका इफेक्ट। फर्दर द कंपनी इज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू परचेज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सेड मशीनरी ड्यूरिंग द मंथ। देखते हैं, रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। रॉ मटेरियल अप्रैल में आपको रॉ मटेरियल आए भाई साहब कितने के? 8,50,000। 8,50,000 के क्या आए? अप्रैल में रॉ मटेरियल आए। देखो, सो इस केस में हमको क्या निकालने बोला है? आईटीसी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। अब जो अप्रैल में यहाँ पे आए हैं ये 8,50,000 के, भले बिल आ गया हो पर रॉ मटेरियल नहीं आते, तब तक सेक्शन 16 के हिसाब से क्रेडिट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि अप्रैल में आएंगे तो अप्रैल में मिलेगा क्रेडिट। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल एज raw material is received in the month of March. Then membership of club availed for employees working in the factory, not obligatory to be provided under law. Membership of यहाँ पे क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर हमने देखा था, क्रेडिट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17(5). ठीक है, सो मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर इट इज ब्लॉक्ड अंडर 17(5) हमें लिख देना है। फिर उसके बाद इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। हमने पढ़ा हुआ है इन जब भी लॉट्स में हमारे आते हैं गुड्स, तो उस केस में लास्ट लॉट जब आता है उसी टाइम हम क्रेडिट ले सकते हैं। सो इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन 6 लॉट्स आउट ऑफ विच लास्ट फर्स्ट लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, देन इन दिस केस गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स आईटीसी कैन बी टेकन ओनली ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। ठीक है, देन उसके बाद में ट्रक्स इन यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। आपने ट्रक्स यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल में, तो भाई आईटीसी मिलता है, अपन ने देखा हुआ है। फिनिश गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यहाँ पे गुड्स यूज कर रहे हैं, ट्रक वगैरह यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसका आईटीसी ब्लॉक नहीं है, उसका आईटीसी मिलता है। ठीक है, सो आईटीसी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज अलाउड। एंड लास्ट इज व्हाट? Capital goods. Out of 3 items invoice for 2 items is missing. GST paid on those item is 2,82,000. So भैया सीधी सादी बात है, जितने की इनवॉइस मिसिंग है उसका क्रेडिट नहीं मिलता। So basically 3,50,000 minus 2,82,000 इतने का आपको मिल जाएगा। It comes to 68,000. So 2,18,000 का हमारा क्या हो गया? हमारा 2,18,000 का आईटीसी आ गया भाई, आईटीसी आ गया।
अब हमने मशीन सप्लाई कितने की करी, 15,75,000, 15,75,000। सो उस पे देखो यहाँ लिखा था ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई आर इंटरस्टेट, सो उस पे 18% जीएसटी कम्स टू 2,83,500, 2,83,500, ठीक है। आईटीसी अपना 2,18,000 का है, सो बाकी जीएसटी हम कैश में पे कर देंगे 65,500, 65,500। सो दिस इज वैल्यू प्लस व्हाट, यहाँ पे वैल्यू और आईटीसी के कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Lakshmi Private Limited, registered supplier, engaged in manufacture of taxable goods. The company provides the following information pertaining to GST paid on purchase made. Input service availed by it during the month of July. Raw material to be received in September. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जुलाई का पूछ रहे हैं, रॉ मटेरियल सितंबर में आना है तो कोई जुलाई में क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं भाई साहब, तुम्हारी इनवॉइस आ जाए, रॉ मटेरियल आ जाए, सब आ जाए, उसके बाद क्रेडिट मिलता है, तो सितंबर में ही क्रेडिट मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फैक्ट्री, हमने देखा था अभी पॉइंट, लास्ट पॉइंट में भी था। यस, इट इज ब्लॉक्ड अंडर 17.5। इनपुट्स टू बी रिसीव्ड इन लॉट्स, आउट ऑफ हिज थर्ड लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। सो ऑब्वियसली यहाँ पे भी पांचवा लॉट आएगा तब क्रेडिट मिलेगा, इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। सो दिस इज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स 2 इनवॉइस मिसिंग है 80,000 की, तो इसका 80,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। आपको क्रेडिट कितने मिल जाएगा, जो बैलेंस है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा 70,000 का। एंड लास्ट इज कॉन्फिशरी आइटम फॉर कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। सो आईटीसी ऑन फूड एंड बेवरेज इज डिसअलाउड अनलेस द सेम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। सो कॉन्फिशरी आइटम यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए खाना पीना कुछ मंगाया आपके बॉस ने, तो वो उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, क्रेडिट उसका ब्लॉक हो जाएगा, क्रेडिट उसका ब्लॉक हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो आउटवर्ड के लिए यूज कर रहा है या एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट या मिक्स सप्लाई यूज करता है तो क्रेडिट मिलता है, अदरवाइज उसका क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रेगुलरली पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपसे नेट जीएसटी पेएबल इन कैश पूछ रहा है, फॉर अक्टूबर के लिए पूछ रहा है, और आपसे क्या पूछ रहा है, इनवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आपको बोल रहा है अज्यूम करो इनवर्ड सप्लाई जो है वो क्या है, इंटरस्टेट है, एंड आउटवर्ड सप्लाई जो है वो क्या है, इंट्रास्टेट है, ठीक है। तो ये बात है। सो बेसिकली स्टार्ट करेंगे। मेसर्स फ्लो प्रो, a registered supplier, is engaged in manufacturing heavy steel fabrication machine. The details pertaining to the machine pricing दी हुई है आपको, मशीन की प्राइस की डिटेल्स दी हुई है, चलो फटाफट देखेंगे। सो प्राइस ऑफ द मशीन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड अदर चार्जेस मेंशन इन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड वाले चार्जेस इसमें यहाँ पे क्या किए गए, एक्सक्लूडेड है। सो स्टार्ट करेंगे, 25 लाख की हमारी क्या है, मशीन का प्राइस है, वहां से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस दिए हुए हैं। सच चार्जेस वेर पेएबल बाय फ्लोप्रो, फ्लोप्रो को पे करना चाहिए, बट द सेम हैव बीन डायरेक्टली पेड बाय बीपी, बीपी ने पे कर दिया इंस्पेक्शन एजेंसी को। दीज चार्जेस वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, और रिकॉर्ड नहीं किए। 5 लाख रुपए के चार्जेस, थर्ड पार्टी पेमेंट हमने देखा था, जब भी सप्लायर की लाइबिलिटी और रिसिपेंट ने पे किया तो प्राइस में ऐड होगा, ऑब्वियसली सप्लायर को पे करना चाहिए था, तो ये 5 लाख रुपए ऐड हो जाएगा क्या? यस, थर्ड पार्टी चार्जेस आर इंक्लूडेबल एज पर 15(2)(b). Any amount that the supplier is liable to pay in relation to supply but has been incurred by the recipient and not included in price actually paid or payable is includable in value। उसको include करना है वैल्यू में, ठीक है। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखना है, सिर्फ ऐड माइनस करके नहीं आना है। आपको सेक्शन लिखना है कि किसके हिसाब से ऐड माइनस कर रहे हो, और आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये 15(2)(b) का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। लीगल प्रोविजन जितने ज्यादा लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन, फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ मशीन यहाँ पे दी हुई है क्या, फ्लो प्रो हैज अग्रीड टू डिलीवर द गुड्स एट बीपी प्रीमाइसेस। सो यहाँ पे फ्लो प्रो ने क्या बोला था, मैं डिलीवरी बीपी के वहां तक करूंगा, तो फ्रेट चार्जेस 2 लाख रुपए की थी, तो भैया तेरे को वहां तक अगर डिलीवरी करनी है तो ऑब्वियसली वो ऐड होगी। क्यों? बिकॉज अरेंजिंग फ्रेट इज द लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर, इट इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है भाई, प्रिंसिपल सप्लाई तो मशीन है, साथ में 10 फ्रेट चार्जेस आर एडेड, इट इज एन एंसिलरी सप्लाई, इट विल बी एडेड टू प्रिंसिपल सप्लाई। सो 2 लाख रुपए ये ऐड हो जाएंगे। उसके बाद में क्या चीज है भाई, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेल ऑफ मशीन अंडर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सब्सिडी इज लिंक टू द प्राइस। स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी को हमें ऐड नहीं करते वैल्यू में, हमको पता है बड़े अच्छे से। डिस्काउंट ऑफ 2% इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस मेंशन इन 1 अबव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। ये 25 लाख पे डिस्काउंट जो 2% है वो 1 पे है, मतलब 2% ऑन 25 लाख कम्स टू 50,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा डिस्काउंट, बिकॉज डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इज ड्यूली डिडक्टेबल। सो 31,50,000 क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी, जिसपे 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई सारी इंट्रास्टेट है, वहां पे दिया हुआ था। सो मशीन हम बेच रहे हैं, दिस इज आवर आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज आवर आउटवर्ड सप्लाई। सो आउटपुट लाइबिलिटी हमारी कितनी आ गई, 283,500 283,500 सीजीएसटी एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली। अब
यहाँ पे आपको क्या दिया है, फ्लो प्रो हैज सप्लाइड सच मशीन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट हैज प्रोवाइडेड डिटेल्स पर्टेनिंग टू द परचेज मेड ड्यूरिंग द मंथ। परचेज की डिटेल दी, इनपुट ए 1 लाख, वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेएबल ऑफ 10,000 इज मिसिंग, उसका मिलेगा क्या क्रेडिट? नहीं मिलेगा भाई, 90,000 का मिलेगा। 90,000 का तो आईटीसी की वर्किंग करेंगे, 90,000 का क्रेडिट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिसिंग इनवॉइस का नहीं मिलेगा, लिख देना है हमें एज पर सेक्शन 16। इनपुट बी 50,000, इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 लॉट्स, फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर, तो पूरा ही नहीं मिलेगा, लास्ट लॉट के रिसीट पे मिलता है, सो ये क्रेडिट 50,000 का नहीं मिलेगा। थर्ड, कैपिटल गुड्स 1,20,000, फ्लो प्रो हैज कैपिटलाइज द गुड्स एट फुल इनवॉइस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एंड इट विल अवेल डेप्रिसिएशन ऑन फुल इनवॉइस वैल्यू। भाई साहब, आपने अगर वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू को आपने ऐड कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया फुल इनवॉइस इंक्लूडिंग जीएसटी, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उस आपने पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया, तो अब उस पे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इधर यू कैन टेक बेनिफिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी एक्ट, सो उसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस पे आपको कैपिटल गुड्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटलाइज कर दिया और आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया। अगर कैपिटलाइज नहीं करते हो तो आईटीसी ले सकते हो। किसको कैपिटलाइज नहीं करते हो? यहाँ पे जीएसटी पोर्शन को, जीएसटी पोर्शन को, मशीन की वैल्यू को तो करोगे कैपिटलाइज, ठीक है। नेक्स्ट, इनपुट सर्विसेज ऑफ 2,25,000, वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का 20 जनवरी का यहाँ पे क्या एक इनवॉइस है जिसपे जीएसटी 50,000 था, वो मिसिंग था, तो उस टाइम क्रेडिट नहीं ले पाए होंगे, अच्छा तो अब लेना चाह रहे हैं। हैज बीन फाउंड इन अक्टूबर, अक्टूबर में मिला है, तो अक्टूबर में यहाँ पे वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। बट एक मिनट, इन्होंने एनुअल रिटर्न की कोई डिटेल्स दी है क्या? मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी के हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। देखो, द एनुअल रिटर्न फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज फाइल्ड ऑन 15 सितंबर, ऑलरेडी एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया। सो हमने देखा था मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी क्या होता है 16/4 में, भाई पिछले साल का जब तक के यहाँ पे 30 नवंबर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो यहाँ पे ऑलरेडी फर्निश कर दिया 15 सितंबर को, अक्टूबर का अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2,25,000 माइनस 50,000, 1,75,000 का ही क्रेडिट मिल पाएगा। 50,000 का मिल जाता अगर वो एनुअल रिटर्न फर्निश नहीं करता, तो उसने एनुअल रिटर्न फर्निश कर दिया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो टोटल क्रेडिट कितना हो गया भाई? 2,65,000। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि यहाँ पे दे आर the IGST is payable on inward supply since they are interstate supply, यहाँ पे लिखा हुआ था all the inward supply are interstate, देखो all the inward supply are interstate, so IGST आ जाएगा, and outward supply are intrastate, so C plus S आया। so यहाँ पे outward कितना है? 2,83,500, 2,83,500, inward कितना है आपका यहाँ पे? 2,65,000 IGST। so अभी computation of tax कर लेंगे, 2,83,500, 2,83,500 CGST SGST, उसमें से पहले IGST क्या करेंगे हमने आईजीएसटी यूज करना है। हम आईजीएसटी कैसे यूज कर सकते हैं? आईजीएसटी शुड बी यूज फर्स्ट फॉर आईजीएसटी देन सीजीएसटी एसजीएसटी, एनी ऑर्डर एनी सीक्वेंस। सो हमने यहाँ पे आधा आधा यूज किया, आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो। बाकी का जीएसटी आप कैश में पे कर सकते हो, कैश में पे कर सकते हो, ठीक है। सो अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कहाँ पे रजिस्टर्ड है भाई? उड़ीसा में। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट हैज रिसीव्ड आईटी इंजीनियरिंग सर्विसेज from Hi-Fi Infotech Private Limited for 11 lakhs rupees excluding GST at the rate of 18% on 28th October। 11 लाख रुपए की सर्विसेज ली है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है रेट यहाँ पे, और कब लिए? 28 अक्टूबर को, ठीक है। इनवॉइस फॉर सर्विस रेंडर्ड वाज इशूड ऑन 5 नवंबर। इनवॉइस का इशू का डेट क्या है? सर्विस का डेट 28 अक्टूबर है, इनवॉइस 5 नवंबर को इशू कर दी, ठीक है। कंफर्टेबल मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 4,20,000 ऑन 30th नवंबर। 4,20,000 का पैसा कितना दिन कब दे दिया? यहाँ पे 30 नवंबर को दे दिया, ठीक है। बीइंग अनहैप्पी विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हाईफाई इट डिड नॉट मेक बैलेंस पेमेंट, बाकी के पैसे दिए ही नहीं। 4,20,000 दे दिए, बाकी के पैसे दिए ही नहीं, सर्विस अच्छी नहीं लगी। डेफिशिएंसी इन सर्विस रेंडर्ड वाज मेड गुड बाय हाईफाई बाय 15 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। हाईफाई ने सही कर दी सब सर्विसेज, कब तक? 15 अप्रैल तक। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड मेड द बैलेंस पेमेंट ऑन 6 जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड ने बैलेंस पेमेंट कब कर दिया? सब सही हो गया, 6 जुलाई को पेमेंट कर दिया। Examine the availability of ITC with Comfortable in respect of engineering services received from Hi-Fi Infotech Limited। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई ITC आपको बताना है। अब आपको याद है कि अपन ने रूल 37 पढ़ा था, उसमें क्या था? वैल्यू प्लस टैक्स विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपको दे देना है। नहीं दोगे तो जितना नहीं दोगे वो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अमाउंट कितना था? 11 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्लस 18% करोगे तो टोटल अमाउंट कितना था? 12 लाख यहाँ पे 98,000। उसमें से खाली 4,20,000 आपने दिए,
180 दिन के अंदर 4,20,000 दिए, बाकी पैसा तो आपने दिया ही नहीं है। ठीक है, कब दिया वो, कब जाके भाई दिया आपने, अगले साल जुलाई में दिया। ठीक है, सो आपने 180 दिन में आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो एक बार तो आपको वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वॉल्व कितना है वो निकालेंगे। सो टोटल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 12,98,000 माइनस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 18 मतलब 133,932 का जीएसटी इन्वॉल्व है। प्रपोर्शनेट जीएसटी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सो द प्रपोर्शनेट जीएसटी अमाउंट ऑफ 133,932 विल बी रिवर्स्ड बाय कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड for May month along with interest as full payment has not been made within 180 days from the date of issue of invoice, that is by 4th May of next year। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनवॉइस कब इशू हुई थी 5 नवंबर, 5 नवंबर से 180 डेज पकड़ लिए, 4 मई तक के अगर आपने पूरा पैसा नहीं दिया तो जितना पैसा नहीं दिया उतना प्रोपोर्शनेट आपको रिवर्सल करना पड़ता है। सो आईटीसी ऑफ 133,932 कैन हाउएवर बी अवेल्ड बाय कंफर्टेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई नेक्स्ट ईयर व्हेन इट मेक्स द बैलेंस पेमेंट। बैलेंस पेमेंट करेंगे उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसका क्रेडिट ले सकते हैं, बिल्कुल उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, सो बस यही बात है, एक बार आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे देखो लिखना तो पड़ेगा आपको एग्जाम में लीगल प्रोविजंस, तो ये सारे एक बार पढ़ लेना है या क्विकली अपन ही पढ़ते हैं। ठीक है, मैं सारे आंसर्स इसलिए पढ़ रही हूँ, आपको लिखने हैं ऐसे आंसर्स एग्जाम में। Every registered person is entitled to take ITC on any supply of goods or services which are used or intended to be used in the course of furtherance of business। आपको ITC मिलता है जो भी आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, provided he is in possession of invoice and he has received the goods। invoice होनी चाहिए, goods आने चाहिए, तो आपको मिल जाता है। But the registered person must pay to the supplier what value along with tax within 180 days from the date of issue of invoice। In the event of failure, the credit availed by the registered person is required to be reversed along with interest। However, once recipient makes the payment, then he will be entitled to take the credit। रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, वो रीअवेल कर सकता है बाद में अगर उसने रीअवेल किया तो। In case of part payment, proportionate credit will be allowed। In this case, Hi-Fi provides services in the month of October. Comfortable receives the invoice in the month of November। So there, in view of the above provision, all the conditions are अगर satisfied, then ITC of 1,90,000 will be availed by Comfortable for the month of November। नवंबर में एक बार तो 1,98,000 का उसने क्रेडिट ले लिया when it receives the invoice issued by Infotech। so नवंबर में इनवॉइस भी आ गई, सर्विस भी हो गई, तो क्रेडिट तो ले लेगा वो नवंबर में, पर 180 दिन में पूरा पेमेंट नहीं किया तो 4 मई को उसको क्या करना पड़ेगा भाई, मई वाले रिटर्न में क्या कर देगा वो यहाँ पे GSTR 3B में क्या कर देगा, यहाँ रिवर्स कर देगा 132,932 का आईटीसी। और जब ये पेमेंट करेगा बाद में, किस महीने में कर रहा है, जुलाई में, तब 132,932 का आईटीसी ये वापस से अवेल कर सकता है। ठीक है, सो रूल 37 पे बेसिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। आपसे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है। रूल नंबर 10, यू रिमेंबर रूल 10 में क्या था, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कब होता है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया विद इन 30 डेज, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जिस दिन आप लायबल हुए थे, बट इन केस अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब लेते हो, आफ्टर 30 डेज लेते हो, तो उसके केस में अगर आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन आफ्टर 30 देन डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो देखेंगे व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। The aggregate turnover of Madhu Limited engaged in taxable supply of service in the state of Punjab exceeded 20 lakh on 25th August. It applies for registration on 19th September and is granted registration certificate on 29 September। देखो क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर उसका एक्सीड हुआ 20 लाख से 25 अगस्त में, 25 अगस्त को एग्रीड हुआ तो उसको विद इन 30 डेज ले लेना रजिस्ट्रेशन। उसने रजिस्ट्रेशन कब अप्लाई किया, 19 सितंबर, बिल्कुल विद इन 30 डेज अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 29 सितंबर को आ भी गया, तो इफेक्टिव डेट क्या होगी भाई, 25 अगस्त ही होगी, सिंपल सी बात है। सिंस मधु अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 25th August। Will your answer be different if in the above scenario Madhu submits application for registration on 27 September? Yes, after 30 days करते हो then date of grant of registration is granted on 5th October। So यहाँ पे since in this case Madhu applies for registration after the expiry of 30 days, the date of becoming liable for registration is the effective date of registration is 5th October। तो फिर 5th October आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, 5th October होगा। ठीक है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, It started its business activity in the month of January. It provides the following information। हमको क्या कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर, और पूछ रहे हैं कि वेदर इट इज लायबल टू गेट रजिस्ट्रेशन और नॉट। रजिस्ट्रेशन और एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, भाई टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है, एग्रीगेट टर्नओवर में बिल्कुल आता ही आता है। ठीक है, सो इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स बिल्कुल एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। वैल्यू ऑफ इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, यस
इंटरस्टेट आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, बिल्कुल एग्रीगेट टर्नओवर में गुड्स हो चाहे सर्विस हो, इंटरस्टेट हो चाहे इंटरस्टेट हो, बिल्कुल आता है। वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ये भी अगेन आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। हमारा आउटवर्ड है ना, हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, हमारा आउटवर्ड है हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, हमारा इनवर्ड होता तो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं होता, लायबल फॉर आरसीएम। वैल्यू ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम इट्स अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन द स्टेट ऑफ मणिपुर अंडर सेम पैन, भाई सेम पैन पे यहाँ पे इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम मणिपुर, बिल्कुल एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई आता ही है, बिल्कुल बिल्कुल अंडर सेम पैन टू बी कंप्यूटर ऑन ऑल इंडिया बेसिस। सो एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 19 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। सो पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन registration, but in case of interstate taxable supply of service the threshold limit of 20 or 10 lakhs is available in case of special category states, हमने पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई टर्नओवर की लिमिट क्या रहेगी उसकी बात हम कर रहे हैं। एग्रीगेट टर्नओवर तो आ गया 19 लाख रुपए, बट जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, उनके केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है सेक्शन 24 के हिसाब से रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर लिमिट। बट अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आपको 10 लाख और 20 लाख की लिमिट होती है। 10 लाख की इन केस ऑफ एमएमटी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, बाकी सब स्टेट्स में 20 लाख। सिंस बी इंटरप्राइजेज मेकिंग एग्जाम सप्लाई फ्रॉम मणिपुर स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है, तो बी क्या कर रहा है, एग्जाम सप्लाई कर रहा है मणिपुर से, विच इज अ स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर बी इंटरप्राइजेज 20 लाख। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी लिमिट क्या लग जाएगी भाई, यहाँ पे मणिपुर से है, मणिपुर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट से क्या आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, नहीं, आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, तो वहां की लिमिट नहीं लगेगी आपको, ठीक है। आपको कहाँ की लिमिट लगेगी, आप कहाँ पे हो, आप दूसरे जो स्टेट में हो कर्नाटका में, वहां की लिमिट लगेगी 20 लाख। दस इट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड एज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख नहीं देना है, क्यों, क्योंकि मणिपुर से एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, मणिपुर से एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सो मणिपुर से अगर टैक्सेबल सप्लाई होता तो फिर रजिस्ट्रेशन लगता, क्यों, क्योंकि फिर लिमिट 10 लाख लगती, तो फिर लिमिट 10 लाख लगती, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनडाउटेडली, ऑल दीज क्वेश्चन जो भी हमने देखे सब इंपॉर्टेंट ही है भाई। नेक्स्ट, कार्तिक एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस टैक्स इनवॉइस इशूड बाय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि भाई कार्तिक एंड कंपनी ने ये सारी इनवॉइसेस इशू करी मार्च में। क्या पूछा नीचे देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में, Who shall issue debit note, credit note under the GST Act? भाई सप्लायर इशू करेगा और क्या। The debit credit note shall be issued by registered person who has supplied the goods या services, that is कार्तिक एंड कंपनी ऑब्वियसली इशू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदर डेबिट और क्रेडिट नोट हैज टू बी इशूड इन ईच ऑफ द अबव सर्कमस्टांसेस। 3 सर्कमस्टांसेस दिए, डेबिट नोट इशू करना है कि क्रेडिट नोट, ये पूछ रहा है, चलो देखते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज इन द इनवॉइस 1 वाज 2,50,000, इनवॉइस 1 में वैल्यू है 2,50,000 अगेंस्ट एक्चुअल सप्लाई ऑफ टैक्सेबल वैल्यू 2,30,000। एक्चुअल सप्लाई कितना है यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू का, यहाँ पे 2,30,000, मतलब कि भाई साहब 20,000 रुपए की ज्यादा की इनवॉइस इशू कर दी आपने, तो अब क्या इशू करो भाई साहब, क्रेडिट नोट इशू करो। क्रेडिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज टैक्सेबल वैल्यू इन द इनवॉइस एक्सीड्स द एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस 4 was 32,000 अगेंस्ट एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ 68,000 ड्यू टू रॉन्ग HSN कोड बीइंग चूजन। सो टैक्स कितना चार्ज किया, 32 किया, बट एक्चुअली 68 चार्ज करना चाहिए था। तो डिफरेंशियल का क्या करो, डेबिट नोट इशू करके ले लो उससे टैक्स और गवर्नमेंट को दे दो। सो डेबिट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड एज टैक्स चार्ज इन इनवॉइस 4 इज लेस देन द एक्चुअल टैक्स पेएबल। Value charge in the invoice was 3,80,000, sorry 3,20,000 against actual value of 4,20,000 due to wrong quantity consideration while billing. So value invoice में charge की 3,20,000 but actually कितनी करनी चाहिए थी, 4,20,000 करनी थी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, डेबिट नोट इशू कर दो। डेबिट नोट is required to be issued as the value charge in the invoice is less than the actual value. Now what is the time limit for available for declaring credit note in the GST return? टाइम लिमिट पूछ रहा है, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्रेडिट नोट का, यहाँ पे टाइम लिमिट होता है कितना, 30th नवंबर, और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier. So the details of credit note कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड लेटर देन द रिटर्न। मैक्सिमम कब तक कर सकते हो, 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज मेड, जब भी सप्लाई मेड की उसके बाद का 30th नवंबर, और डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier, ठीक है। सो 23-24 का क्रेडिट नोट करना है तो कब तक करोगे, 30th नवंबर 24, और डेट और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier, ठीक है। एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग देखते हैं हम, यहाँ पे भी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी में भी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न नहीं देखते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, उत्सव लिमिटेड मेघालय का है भाई, engaged in supply of gift items and repair service provides you the following details.
ठीक है, देख रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेघालय में। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1 अगस्त को बिजनेस शुरू किया इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद में टर्नओवर 10 लाख का एक्सीड हुआ 15 अगस्त को, 20 लाख का एक्सीड हुआ 5 सितंबर को, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की 28 सितंबर को की, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया 6 सितंबर को। ठीक है, सो इस केस में आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है आपका मेघालय जो है भाई स्पेसिफिक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या? नहीं, मेघालय इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। मेघालय के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का टर्नओवर आपका 5 सितंबर को क्रॉस हुआ। उसके बाद 30 डेज के अंदर आपने अप्लाई कर दिया क्या? यस। सो आपने अप्लाई कर दिया 28 सितंबर को। सो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? 5 सितंबर। विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया तो 5 सितंबर होगा। द कंपनी सीक्स योर एडवाइस हाउ इट शुड रेज रिवाइज टैक्स इनवॉइस। आपसे पूछ रहा है रिवाइज इनवॉइस कैसे करना है फॉर सप्लाई मेड। इज देयर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस टू द अनरजिस्टर्ड कस्टमर? तो यस, हमने देखा था। ठीक है, जब भी हम 30 डेज में अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमको रिवाइज इनवॉइस उस पीरियड की इशू करनी होती है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब 5 सितंबर से 6 अक्टूबर तक की इनवॉइस इशू करनी है हमको यहाँ पे। कब तक? 1 महीने के अंदर अंदर 6 अक्टूबर से, विद इन 1 मंथ फ्रॉम 6 अक्टूबर। ठीक है, सो बस यही प्रोविजंस आपको लिख देना है। फर्स्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसने टाइम पे पहले तो आप प्रोविजन लिखोगे कि मेघालय के लिए लिमिट कितनी है, 20 लाख की लिमिट है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम 5 सितंबर। उसने ले लिया 28 सितंबर को, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा? 5 सितंबर हो जाएगा, 5 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, और रिवाइज इनवॉइस 5 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के विद इन 1 मंथ फ्रॉम 6 अक्टूबर आपको इशू करनी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा एक बार रीड आप इसको कर लो, देखो कि एग्जाम में लिखना कैसे, क्विकली रीड करना बस। नेक्स्ट, मिस्टर हर्ष मनुजा इज एंगेज इन द वर्क कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस and request your guidance as to which specific records are to be maintained by him under the GST law। ठीक है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से 2 क्वेश्चन बहुत रेगुलरली पूछते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं और एजेंट को क्या करने हैं। सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने? द हर्ष मनुजा एग्जीक्यूटिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट शैल कीप सेपरेट अकाउंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट शोइंग नेम, एड्रेस एंड पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, किसके बिहाफ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि रिसीव हुए हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी, गुड्स और सर्विसेज जो कि यूटिलाइज हुए इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। एंड जो भी पेमेंट का डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ हर एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज। ये 5 डिटेल्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाले को देनी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या देना पड़ता है कि भाई उसने किसके बिहाफ में वर्क कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, उसका डिटेल। सेकंड, उसको देना पड़ता है डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी के जो भी गुड सर्विसेज रिसीव हुए हैं फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके जो यूटिलाइज हुए हैं फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, फिर डिटेल्स ऑफ पेमेंट जो उसको पैसा मिला है उसका डिटेल्स, और नेम एड्रेस जिस फॉर हुम ही हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज, उसका नेम एड्रेस उसको देना पड़ता है। ठीक है, सो ये बात हुई। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय एजेंट। एजेंट को क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं? ऑथराइजेशन, उसको जो मिला हर एक प्रिंसिपल से, किस चीज का ऑथराइजेशन, कि वो उनके बिहाफ में गुड्स रिसीव कर सके या सप्लाई कर सके, उसका ऑथराइजेशन मिला होगा। सेकेंड, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी किस चीज की? गुड्स और सर्विसेज जो कि रिसीव हुए हैं उसको ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी किसकी? जो गुड्स उसने सप्लाई किए हैं या सर्विसेज उसने सप्लाई की ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। Details of accounts furnished to every principal and tax paid on receipt और supply of goods effected on behalf of principal, जो भी उसने टैक्स पे किया है और जो डिटेल्स फर्निश किए हैं प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेना है, बहुत रिपीटेटिवली एग्जाम में पूछते हैं, अभी रिसेंटली भी पूछा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट ई वे बिल, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई वे बिल पे क्वेश्चन है। Agni Limited registered supplier wishes to transport cargo by road between 2 cities situated at a distance of 368 kilometers. Calculate the validity period of e-way bill. Validity period पूछ रहा है for transport of cargo if it is over dimensional cargo और otherwise। अगर over dimensional cargo है तो क्या, अगर over dimensional cargo नहीं है तो क्या। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, दोनों चीजें पूछा है। over dimensional cargo है तो क्या और otherwise मतलब नहीं है तो क्या। So over dimensional cargo में first 20 kilometers 1 day होता है, for additional 20 kilometers of part there of 1 additional day होता है। So 368 kilometers है, so 18 दिन और लगेंगे, टोटल 19 डेज। और अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो 1 डे फॉर 200 किलोमीटर और 1 डे और पार्ट देयर ऑफ फॉर एवरी एडिशनल डे। ठीक है, तो 368 किलोमीटर है तो पहले 200 के लिए 1 दिन और फिर उसके बाद नेक्स्ट 168 के लिए एक और दिन, तो 2 डेज। सो 2 डेज। ठीक है, यहाँ पे 200 किलोमीटर कर लो। सो एक बार रीड कर लो ये आंसर। नेक्स्ट, Sakura Enterprise made an interstate supply of taxable goods valued 47,500 and exempt good का 2000 का। ठीक है, सो इन्होंने सप्लाई किया है
रेट ऑफ जीएसटी 6%, एक्सप्लेन वेदर ई-वे जनरेशन इज मैंडेटरी, आपसे पूछ रहे हैं ई-वे बिल लगना चाहिए कि नहीं। सो 47,500 एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। भाई ई-वे बिल के लिए क्या जरूरी है, मूवमेंट 50,000 से ज्यादा है क्या तो ई-वे बिल लगता है। सो यहाँ पे मूवमेंट आपका कितना है, यहाँ पे मूवमेंट का वैल्यू आप क्या निकालोगे, कंसाइनमेंट वैल्यू निकालोगे। व्हाट इज द पॉइंट, कंसाइनमेंट वैल्यू। सो कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या आता है, जीएसटी तो ऐड करते हैं बट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। सो 47,500 इंटू रेट ऑफ जीएसटी 6% दिया है, सो इंटू 106% 50,350। सिंस इट इज मोर देन 50,000 सो ऑब्वियसली ई-वे बिल लगेगा। Since there is a movement of goods of consignment value exceeding 50,000, Shakura Enterprises mandatory required to issue e-way bill. So e-way bill लगेगा, ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई। So इसके आगे हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम क्या करने वाले हैं, कल जो एक वीडियो डिस्कस करेंगे हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस। अभी आप ये सारे क्वेश्चंस करो, रिविजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, रिविजन करो। मैराथन 9 आवर्स का मैराथन है, डेफिनेटली डू दिस, ठीक है। तो और इसके आगे के कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम क्या करेंगे कल आफ्टरनून में उसका वीडियो आ जाएगा, ठीक है। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।